प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, अगाऊ आपणे 6 पाठ सुधी आपणे चर्चा करेली। आज हिंदी में चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी ए विषय पर चर्चा करीशुं। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावात्मक अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में किसी एक विषय को निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो उसके बाद का विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपने बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन में खंडन का अवसर मिलता है। मित्रों, कोई एक विषय पर जो आपस में वाद विवाद करके इसी का महत्व प्रकट करते हैं, तो इस आधार पर हमें क्यों ये अच्छा लगता है और क्यों बुरा लगता है, इस बात की समझ आती है। यहाँ पर दो चित्र बताए हैं। नीचे दिए गए चित्रों की ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों के आधार पर कक्ष में वाद विवाद करवाइए। दो चित्र है, एक गांव का चित्र है और एक शहर का। तो दोनों चित्रों को हमें पहले ध्यान से देखना है। गांव में और शहर के चित्र में क्या अंतर है वो हमें पहले देखना है। नीचे प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। मित्रों, दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर है, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफ सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। दूसरा प्रश्न है, गांव तथा शहर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। तो गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं।
उन्नति के लिए जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं होते, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। आगे का प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? मित्रों, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिर कर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवर को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। मित्रों, आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित बताइए। यहाँ पर मुद्दे बताए हैं, प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बल्ब, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे के कारण तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं। इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं प्राप्त हुई है, मिली है। आगे का प्रश्न है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। यहाँ पर दो बात बताइए, कलम और तलवार। दो में से कौन अधिक शक्तिशाली है वो हमें बताना है। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। मित्रों, कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के लिए दिल जीतती है, वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही
राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो, वालियर की कलम की ताकत से ही हुई है। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई जाती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की उपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है। मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। बहुत दूर मतलब आसमान में एक पृथ्वी जैसा, धरती जैसा ग्रह नया जन्म ले रहा है। और कुछ माहिती भी यहाँ पर दिखाई है। इस माहिती के आधार पर हमें यह जानना है कि क्या ये सही है कि पृथ्वी जैसा एक ग्रह जन्म ले रहा है। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। तो इस पैराग्राफ के नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। उस प्रश्न के बारे में हम देखिए। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक ग्रह, नया ग्रह जन्म ले रहा है। पृथ्वी जैसा एक ग्रह जन्म ले रहा है, इस बाबत से वैज्ञानिक सब उत्साहित है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टान हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। यह बात आवश्यक है कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में पानी, धूल मिट्टी, यह सब होना अति आवश्यक है। रेखा खींचकर सही जोड़ बनाइए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसके सामने कौन सा सही उत्तर आता है वो हम देखते हैं। 424 प्रकाश वर्ष, इसका जवाब है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। दूसरा है 1.6 करोड़ वर्ष, इसके सामने आएगा नए ग्रह की उम्र। तीसरा है 10 करोड़ वर्ष। 10 करोड़ वर्ष तो सामने लिखा जाएगा पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्ज़र स्पेस, इसके सामने आएगा नासा का टेलीस्कोप। और कैरी शीर्षे जिसके सामने वैज्ञानिक लिखा जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर वाद विवाद का पाठ पूर्ण होता है। जो यहाँ पर विगत दर्शाई है, गाँव और शहर, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, कलम या तलवार,
जैसे मुद्दों पर आप अपने विचार प्रकट करें। क्या सही है, क्या अनुचित है और क्या अनुचित है, ये आपको दिखाना है। नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसे अच्छी तरह से पढ़ना। पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसका पैराग्राफ में ही सही जवाब ढूंढना है। तो यहाँ पर इस पाठ की चर्चा पूर्ण होती है। दूसरे वीडियो में हम स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रणाम।